वेलकम टू द क्लास ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसमें हम ऑलरेडी 2 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड था नेट एसेट वैल्यू मेथड एंड द सेकंड मेथड वाज डिविडेंड यील्ड मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे 2 न्यू मेथड्स, दैट इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड एवरेज मेथड। तो जो हमारा सेकंड मेथड है यील्ड मेथड, उसमें हम सेकंड मेथड का ए पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। और अब हम डिस्कस करेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड, जो कि सेकंड मेथड का बी पार्ट है। सो जो हमने डिविडेंड यील्ड मेथड डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, उसका मेन ड्रॉबैक क्या है कि उस मेथड में शेयर्स को वैल्यू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर्ड। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से शेयर्स की वैल्यूएशन निकाली जाती है। ओके, देखिए कंपनी को जितनी टोटल अर्निंग्स होती हैं, जितना प्रॉफिट होता है, उसका जो हिस्सा कंपनी बांटती है उस हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है। जो हिस्सा प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस पोर्शन को आप डिविडेंड कहते हैं। ओके, सो जो प्रीवियस मेथड है उसमें अर्निंग्स के सिर्फ एक पार्ट, जिसे कि आप डिविडेंड कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड वैल्यूएशन करी जाती है, लेकिन टोटल अर्निंग्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सो ये जो मेथड है, ये डिविडेंड यील्ड मेथड के इस ड्रॉबैक को खत्म करता है, जो अर्निंग कैपेसिटी मेथड है। डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है दैट इज लेस देन द रेट ऑफ अर्निंग्स। मान लीजिए अर्निंग्स का रेट 50% है, तो उसमें से सिर्फ 10% या 20% ही डिक्लेयर किया जाता है एज डिविडेंड। Thus, it is appropriate to value the shares on the basis of earnings rather than dividend. So ये मेथड कहता है कि डिविडेंड यील्ड मेथड के उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए जो शेयर्स की वैल्यूएशन है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स के ऊपर वैल्यू निकाली जानी चाहिए, ना कि डिविडेंड के बेसिस पर वैल्यू निकाली जानी चाहिए। सो अगर हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन निकालते हैं तो शेयर की वैल्यू कैसे निकल के आती है? रेट ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। इसके लिए आपको कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग्स चाहिए, कितना अर्न कर रही है कंपनी इन परसेंटेज टर्म्स। कंपनी का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, कंपनी का नहीं, इंडस्ट्री का। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडस्ट्री का होता है। तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और उसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर के साथ, तो आपकी पर शेयर की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला अंडर दिस मेथड। अब देखिए न्यूमरेटर में जो रेट ऑफ अर्निंग्स है उसे आप कैलकुलेट करेंगे कैसे? हमें रेट ऑफ अर्निंग्स चाहिए जिसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। मोस्टली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो आपको रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट करना है। जो कंपनी कितना अर्न कर रही है उसका रेट आपको कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, जिसमें आप फ्यूचर अर्निंग्स लेंगे, अनुमानित फ्यूचर अर्निंग्स, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स लेंगे, जैसे आप डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू रेट ऑफ अर्निंग्स। एक बार आपके पास रेट ऑफ अर्निंग्स आ जाएगा तो आप उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइड करके एंड मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर के साथ, तो आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। अगेन रेट ऑफ अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर अर्निंग्स को कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डिवाइड करेंगे तो एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो रेट ऑफ अर्निंग्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 5 लाख। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंड्स कौन कौन से एम्प्लॉय करे हैं अपने बिजनेस में। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या सब आता है? कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या कहीं से लोन्स लिए हैं, बोरोइंग्स हैं, ये सब क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस सब पैसे को कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज वाई इट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या सब आएगा? इक्विटी शेयर्स,
डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, इस तरीके की सारी आइटम्स कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 5 लाख। एंड इट्स एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स, जो अनुमानित फ्यूचर अर्निंग्स हैं कंपनी की, दैट इज 1 लाख। सो रेट ऑफ अर्निंग्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 20% जो है दैट इज योर रेट ऑफ अर्निंग्स। नाउ अर्निंग कैपेसिटी मेथड के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे? पास्ट प्रॉफिट्स लेंगे, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स, उसमें जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उसको माइनस कर देंगे एंड एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हमें जो भी एबनॉर्मल आइटम्स हैं उसका इफेक्ट कैंसिल करना है। अब देखिए, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो ऐड हो रखे हैं पास्ट प्रॉफिट्स में, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप उन प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे, और जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं वो इन प्रॉफिट्स में से माइनस हो रखे हैं, इसीलिए उनका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप ऐड बैक कर देंगे। सो पास्ट प्रॉफिट्स में से आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का इफेक्ट हटा देंगे, कैसे? माइनस करके, एंड एबनॉर्मल लॉसेस का इफेक्ट भी हटा देंगे ऐड बैक करके। एंड कोई भी और एडजस्टमेंट है उसे प्लस या माइनस करने के बाद आपका जो अर्निंग्स निकल के आएंगी दैट विल बी योर एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स। नोट में क्या है दैट जो प्रॉफिट आप लेंगे दैट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है एंड बिफोर डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व्स का अमाउंट आपने इसमें से अभी माइनस नहीं करना है। द प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, टैक्स को माइनस करना है, लेकिन रिजर्व्स में जो ट्रांसफर करना है उसे आपको माइनस नहीं करना है। साथ ही साथ आपको जो डिबेंचर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है उसे भी माइनस नहीं करना इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स में से। In other words, if debenture interest and preference dividend have already been deducted from the profits, they should be added back. तो प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करेंगे आप, रिजर्व्स का अमाउंट माइनस नहीं करना, डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करना। इन अदर वर्ड्स, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अगर माइनस हो रखा है तो उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप उसको ऐड बैक कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से ईयर वाइज जब आपके पास प्रॉफिट्स निकल के आएंगे तो आप उनको वेट असाइन कर देंगे। जो सबसे पुराना ईयर है उसको सबसे कम वेट, और जो सबसे लेटेस्ट वाला ईयर है उसको हाईएस्ट वेट असाइन करेंगे। वेट्स का टोटल आ जाएगा। देन आप प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे? इस प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट निकल के आएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 1 लाख, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1,80,000, 70,000 मल्टीप्लाई बाई 4 2,80,000। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका टोटल कर लीजिए आप, एंड अल्टीमेटली जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकल के आएगा? इन प्रॉफिट्स को आप डिवाइड कर देंगे वेट्स के साथ तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। दिस इज योर एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स। कितना? 60,000। सो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स के लिए आप टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन आप रिजर्व्स, डिबेंचर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। ओके, नाउ हमारा जो रेट ऑफ अर्निंग्स है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्रॉफिट अर्न्ड या एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, और उसके बाद हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये है हमारा रेट ऑफ अर्निंग्स का फॉर्मूला, प्रॉफिट अर्न्ड अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट अर्न्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये पिछली स्लाइड में देख चुके हैं हम। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज सारे एसेट्स आप ले लेंगे एट मार्केट वैल्यू और उसमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है, नेट एसेट्स मेथड में हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है। जब हमने नेट एसेट्स मेथड में नेट एसेट्स कैलकुलेट करे थे वहाँ पर हमने ऑल एसेट्स लिए थे एट मार्केट वैल्यू, और उसमें से हमने माइनस करी थी ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज ये सब आते हैं। ओके,
लेकिन जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर ऑल एसेट्स में से आप माइनस करेंगे जस्ट करंट लाइबिलिटीज, आप सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको माइनस नहीं करेंगे। अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स का अमाउंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट आता है, जो कि आप एसेट्स में से डिडक्ट नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है नेट एसेट्स मेथड में एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और नोट में मैंने क्या लिखा है दैट डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिडक्ट नहीं किया जाएगा एसेट्स में से। वंस यू हैव दिस कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट्स आप पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं, सो आप प्रॉफिट्स को न्यूमरेटर में रख के नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को डिनोमिनेटर में रख के माइनस मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 100 से, आपके पास रेट ऑफ अर्निंग्स आ जाएगा। जब आपके पास रेट ऑफ अर्निंग्स आ जाएगा तो आप वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ अर्निंग्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। सो इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपको जो कंसेप्ट है प्रॉपरली आप उसको गैदर कर पाएंगे। देखिए ये आपके पास बैलेंस शीट है जहां पर आपके पास शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10% डिबेंचर्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज हैं। एंड एसेट्स में आपके पास सन्ड्री एसेट्स हैं जिसमें गुडविल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है दैट मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द एसेट्स, ये जो एसेट्स हैं इन एसेट्स का हाफ दैट मीन्स 5 लाख, जो 5 लाख के एसेट्स हैं उनका जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 20% हायर। तो 55 लाख का 20% आप और ऐड कर देंगे। द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 3,66,000 पर एनम आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट और हमें प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, ओके, बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स और हमें प्रॉफिट चाहिए होता है आफ्टर टैक्स। तो दोनों चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। 12% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम डिनोमिनेटर में यूज करते हैं एंड एज्यूम इनकम टैक्स एट 50%। ओके, तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। So first of all, we will calculate capital employed. Capital employed में क्या फॉर्मूला लेते हैं आप, उसको रिकॉल करिए। सभी एसेट्स को लेना है एट मार्केट वैल्यू और उसको माइनस, उसमें से माइनस करने हैं जस्ट करंट लाइबिलिटीज। ओके, सो सन्ड्री एसेट्स आपके पास जो टोटल एसेट्स दे रखे हैं दैट इज 10 लाख और उसमें से 20% एसेट्स 50% एसेट्स ऐसे हैं, 50% मतलब 5 लाख, 5 लाख के एसेट्स ऐसे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 20% बढ़ी हुई है। तो इस 20% को आप ऐड कर देंगे तो आपकी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके जो एसेट्स हैं टोटल दैट विल कम आउट टू 11 लाख और उसमें से आप माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में आप माइनस करेंगे सिर्फ एसेट्स में से आप माइनस करेंगे जस्ट करंट लाइबिलिटीज 1,10,000। और यहाँ पे नोट्स में मैंने क्या लिखा है दैट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को ही डिडक्ट किया जाता है। आप डिबेंचर्स को यहाँ पर नहीं लेंगे बिकॉज डिबेंचर्स आर नॉट करंट लाइबिलिटीज, दे आर नॉन करंट लाइबिलिटीज और यहाँ पर आप नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं इंक्लूड करते हैं। और जब आप एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे दैट विल गिव यू द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और हमें प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, जबकि जो हमें 3,66,000 का प्रॉफिट एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है दैट इज बिफोर टैक्स, ये टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। तो आप इसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपके पास टैक्स के बाद का प्रॉफिट निकल आएगा। ओके, नाउ ये जो प्रॉफिट है 3,66,000 का, इसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस हो रखा है जबकि हमें डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस नहीं करना था। तो ठीक करने के लिए आप इसको ऐड बैक कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को एंड दैट विल गिव यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। देखिए यहीं से आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाता है दैट जो प्रॉफिट्स आपको लेने हैं वो टैक्स के बाद लेने हैं और इंटरेस्ट से पहले लेने हैं।
So 1,98,000 will be your estimated future earnings. एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स आ गई तो आप रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ. दैट विल गिव यू रेट ऑफ अर्निंग्स जो कि आपका 20% आ गया है. एंड नाउ वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे? रेट ऑफ अर्निंग्स दैट इज 20% को ऊपर रखिए. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर. एक शेयर की जो वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज. पेड अप वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है दैट इज 10 के साथ. तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू निकल कर आएगी विच इज 16.67 रुपीज पर शेयर. Now that was the yield method. Yield method में हमने दो पार्ट्स किए थे. पार्ट ए डिविडेंड यील्ड मेथड एंड पार्ट बी था अर्निंग कैपेसिटी मेथड. अब हम लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं विच इज एवरेज मेथड. एवरेज मेथड क्या कहता है दैट कोई भी मेथड की अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, जो भी हमने मेथड्स की बात करी है उनमें से कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए. डिफरेंट मेथड्स को यूज करके डिफरेंट वैल्यूज आती हैं. अगर आप एक ही क्वेश्चन में नेट एसेट्स मेथड लगाओगे तो शेयर की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी. और अगर आप उसी क्वेश्चन में आप दूसरा मेथड यूज करेंगे डिविडेंड यील्ड मेथड या अर्निंग कैपेसिटी मेथड यूज करेंगे तो उससे जो शेयर की वैल्यूएशन है वो अलग निकल कर आएगी. सो इसीलिए ऐसी इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एवरेज मेथड है. और एवरेज मेथड क्या कहता है कि कोई भी दो मेथड्स ले लीजिए शेयर वैल्यूएशन के और उन दो मेथड्स के हिसाब से शेयर की वैल्यू क्या आती है उन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से तो आपके पास एवरेज वैल्यू निकल के आएगी. तो आपने फॉर एग्जांपल नेट एसेट मेथड से जो वैल्यू आई वो ले ली एंड देन अर्निंग कैपेसिटी मेथड से जो वैल्यू आई उसे ले लेना है. दोनों को ऐड कर देना है और उसको डिवाइड करना है 2 के साथ. तो आपके पास एवरेज मेथड के थ्रू वैल्यू ऑफ शेयर निकल के आएगी. तो एवरेज मेथड के लिए एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं जिसमें हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स में 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 ईच. रिजर्व्स हैं. नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स हैं एंड देन करंट लाइबिलिटीज हैं 2,50,000 की. एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी गुडविल है. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एट बैंक एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं. मार्केट वैल्यू है जो लैंड एंड बिल्डिंग की. लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है बैलेंस शीट में 12 लाख, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की दैट इज 14 लाख. एंड प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास बैलेंस शीट में 5 लाख दे रखी है जबकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मार्केट में कम है दैट इज 3,20,000. और जितने भी बाकी एसेट्स हैं ये इनको आपने बुक वैल्यू पर ही लेना है एक्सेप्ट गुडविल जो कि बैलेंस शीट में 2 लाख की गिवन है लेकिन आपको 3 लाख की लेनी है गुडविल. एंड एवरेज अर्निंग्स जो है कंपनी की ये है 6,50,000 पर एनम विच इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इसमें डिबेंचर्स माइनस हो रखे हैं और टैक्स से पहले है ये. तो ये हमारे पास गलत वाले प्रॉफिट्स हैं, इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. इसमें से हमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा और डिबेंचर्स इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा. उसके बाद हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट्स आएंगे एंड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. तो लेट्स सी कि एवरेज मेथड के हिसाब से हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है. सो दिस इज द सॉल्यूशन. इस साइड पे मैंने कैलकुलेशन करी है नेट एसेट मेथड के हिसाब से और इस साइड कैलकुलेशन करी है अर्निंग कैपेसिटी मेथड के अकॉर्डिंगली. सो नेट एसेट्स मेथड के अकॉर्डिंगली आप सारे एसेट्स ले लेंगे एट मार्केट वैल्यू. लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी मार्केट वैल्यू, गुडविल की मार्केट वैल्यू 3 लाख थी, इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एट बैंक सभी के सब एसेट्स ले लिए. लेकिन इसमें हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं लिए. ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो हो रहा था लेकिन आपको नहीं लेना है बिकॉज इट इज नॉट इट इज एक्चुअली अ फिक्टिशियस एसेट. ये नाम का एसेट है इसलिए आप इसको एसेट्स में नहीं लेते हैं. इसलिए मैंने लिख कर काट दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि इसे आपको नहीं लेना है. सो ऑल फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट टेकन इन व्हाइल कैलकुलेटिंग द एसेट्स. ये आपके टोटल एसेट्स आ गए. इसमें से क्योंकि आप नेट एसेट्स मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करेंगे और आउटसाइड लाइबिलिटीज में करंट एंड नॉन करंट दोनों लाइबिलिटीज आएंगी. 10% डिबेंचर्स
माइनस कर देंगे, अदर लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट एसेट्स आएंगे। और वैल्यू पर शेयर किस तरीके से आएगा, नेट एसेट्स को आप डिवाइड करते हैं जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, जो कि 10,000 हैं, तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू निकल कर आएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू नेट एसेट मेथड। इसी के साथ अगर हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड देखते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट्स लेने हैं विच इज 6,50,000। इसमें से हमें इनकम टैक्स माइनस करना है 50,000 का, 3,25,000 आ गया। अब इसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस हो रखा है लेकिन हमें माइनस नहीं करना था, इसलिए हमने इसको ऐड बैक कर दिया। दिस विल गिव यू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,25,000। उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें आप टोटल एसेट्स में से माइनस करते हैं करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि डिबेंचर्स आपने माइनस नहीं करने। सो इसमें से आप सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे जो कि 2,50,000 है। दैट विल गिव यू द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद आप रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आप ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में प्रॉफिट्स जो कि 4,25,000 है और उसको डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ विच इज 23,50,000। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 100 आपके पास रेट ऑफ अर्निंग्स निकल कर आएंगी 18.09%। नाउ वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकल कर आएगी, 18.09 अपॉन जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी योर वैल्यू पर शेयर अकॉर्डिंग टू अर्निंग कैपेसिटी मेथड। नाउ अब आपको निकालनी है एवरेज वैल्यू पर शेयर, आपको एवरेज मेथड यूज करना है। सो ये आपका 135 per share, this is the value of share according to net asset method, and 180.9 is the value of share according to earning capacity method। तो आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू पर शेयर निकल के आएगी विच इज 157.95। तो आप देखेंगे कि इस अकॉर्डिंगली वैल्यू 135 है और इस मेथड के अकॉर्डिंगली वैल्यू 180.9 है। तो इन दोनों का एवरेज क्या निकल कर आएगा 157, और इसी को हम वैल्यू ऑफ शेयर एज्यूम करेंगे। With all these three methods we have successfully completed this chapter, that is valuation of shares. Thank you for listening.